ये बिहार विधानसभा की अब तक की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर है। बिहार में वोटिंग खत्म होने तक अब मुस्लिम इलाकों में यही तस्वीर घूमेगी। क्या मुस्लिम टोपी न पहनकर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी सियासी गलती कर दी है? यही सवाल अब बिहार में सबकी जुबान पर है। यह कार्यक्रम भी सरकारी था। टोपी पहनाने वाले भी नीतीश की पार्टी के ही मंत्री थे। टोपी भी ऐसी थी जैसी नीतीश कुमार कई बार पहन चुके हैं। फिर अब की बार नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से क्यों इनकार कर दिया? क्या नीतीश कुमार ये मान चुके हैं कि अब मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगा? ये कार्यक्रम बिहार में मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे होने के मौके पर हुआ। नीतीश की पार्टी ने प्रोग्राम के लिए जबरदस्त तैयारी की, हजारों मुसलमानों को बुलाया। नीतीश कुमार ने भी मुसलमानों की भलाई के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई। लेकिन जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमा खान शुक्रिया अदा करने के लिए नीतीश को टोपी पहनाने लगे तो उन्होंने इनकार कर दिया और टोपी जमा खान को ही पहना दी। मुस्लिम टोपी पहनने से नीतीश कुमार का इनकार करना इसलिए काफी बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि उन्हें इस टोपी से कभी कोई ऐतराज नहीं रहा है। जालीदार मुस्लिम टोपी हो या फिर फर वाली टोपी, नीतीश कुमार इस तरह की टोपी पहनते रहे हैं। फिर चाहे वो लालू यादव के साथ हो या बीजेपी के, इफ्तार पार्टी से लेकर मुस्लिमों के कार्यक्रमों में नीतीश अक्सर जालीदार टोपी और कंधे पर शॉल ओढ़े दिख जाते हैं। नीतीश ने आज जिस मुस्लिम टोपी को पहनने से इनकार किया, वैसी कैप वो कई मौकों पर पहन चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल वैसी ही टोपी जैसी जमा खान उन्हें पहना रहे थे। जमा खान इस टोपी को लाए ही इसलिए थे कि वो नीतीश कुमार को ऐसी टोपी पहले पहना चुके थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। अब विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। नीतीश कुमार जी का असली चेहरा, अब चूंकि उसको इलेक्शन में जाना है और भाजपा के संग जाना है, असली चेहरा उसके सामने में आ गया। गुज़िश्ता 20 साल तक तो मुसलमानों को टोपियां पहनाते रहे। अब उनको खुद लाज लगने लगी है कि मैं कैसे टोपी इनके हाथों से पहनूं। लेकिन वो तो कहते हैं कि मुसलमान के हितैषी हैं और मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम किए। कोई एक काम बता दे, बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट उसी ने की है और जाति आधारित गणना रिपोर्ट में सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी की है तो मुसलमानों की है। सीमांचल का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है क्योंकि यहाँ मुसलमानों की आबादी है। पलायन सबसे ज्यादा मुसलमानों की है। हायर एजुकेशन में सबसे कम रेट मुसलमानों की है। देखिए, आप किसी की सोहबत में रहेंगे तो उसका असर आपके अंदर आ ही जाएगा। चूंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गोद में, बीजेपी की गोद में मुकम्मल तरीके से बैठ गया है। अब उसे मुसलमान की टोपी से नफरत है, उनकी दाढ़ी से नफरत है। लेकिन नीतीश कुमार कहता है मैंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, मैंने अल्पसंख्यकों को वो दिया जो 70 साल से किसी ने नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश जी, अगर आप मुसलमानों के इतने ही खैर खा है तो आपने वक्फ बोर्ड में बीजेपी पार्टी का समर्थन क्यों किया और आपने बिहार में एसआईआर क्यों लागू किया? एसआईआर तो एक बहाना है, सिर्फ आपके इस मुद्दे से मुसलमान निशाने पर है। नीतीश जी, मैं आपसे कहूंगा, आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसमें सबसे ज्यादा रोल आपको मुख्यमंत्री बनाए रखने का अगर किसी का है तो वो मुस्लिम समुदाय का है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है। इसलिए आप जो भेदभाव कर रहे हैं, आप टोपी पहनने से इनकार कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। बिहार की राजनीति में मुसलमान बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। खासकर सीमांचल के रीजन में कई सीटों पर मुसलमानों की तादाद 40% से ज्यादा है। अगर पूरे राज्य की बात करें तो बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% की है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जेडीयू और मुस्लिमों की सियासी रिश्ते तल्ख हो गए हैं। पिछले साल जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह ने कहा था कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। इसके बाद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी दोनों के रिश्ते खराब हुए। जेडीयू के कई मुसलमान नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने बयान दिया कि जेडीयू को मौलाना की जरूरत नहीं है,
तो क्या वाकई मुसलमानों का जेडीयू से मोह भंग हो रहा है? क्या नीतीश कुमार द्वारा टोपी न पहनना भी उनके मंत्रियों के बयानों पर मुहर लगाना है? नीतीश कुमार को लेकर मुसलमानों का स्टैंड क्या है? यही जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर मुस्लिम बहुल बिहार के किशनगंज जिले में गए। वोट बटा तो हम लोग बढ़ जाएंगे, और हम लोग बटे तो हम लोग कट जाएंगे। एनडीए को मात देने के लिए इंडिया को ही लाना पड़ेगा। इस बार सोचें कि महागठबंधन को जिताना। पतंग नहीं देंगे इस बार। पतंग वाला बिक्री हो जाता तो देंगे क्या है? परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है। अगर कांग्रेस बढ़िया उम्मीदवार यहाँ से देती है, अगर अच्छा उम्मीदवार हो तो यहाँ से संभावना है कि जीत जाएगी। तो वक्फ बिल का भी असर है यहाँ? हाँ, एकदम असर होगा, काहे नहीं होगा। वो भी तो दल बदलू है, नीतीश भी तो दल बदलू है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अवैसी चाहिए, यहाँ बात खत्म है। बिहार के किशनगंज में 68% मुसलमान हैं और इसी किशनगंज जिले की एक सीट है बहादुरगंज, जिसके एक तरफ नेपाल बॉर्डर है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का चिकननग, जिसके उस पार बांग्लादेश है। वो इलाका जहां के रहने वालों के नाम पर हिंदुस्तान में इस वक्त जबरदस्त राजनीति हो रही है। सरहदी इलाका होने की वजह से बहादुरगंज बिहार की सबसे सेंसिटिव सीटों में से एक है, लेकिन मुस्लिम प्रभाव वाले इस इलाके से पिछले 13 चुनाव में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब कोई हिंदू विधायक बना। मतलब ये कि यहां हमेशा से मुस्लिम वोटों का जोर रहा है। तो इस बार ये वोटों का जोर किसे विधानसभा तक पहुंचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहां के लोग कहते हैं वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दें बहाव धारों के। बहादुरगंज कोई शहर नहीं है, ये कोई गांव भी नहीं है। बहादुरगंज एक छोटा कस्बा है। 5 साल पहले इन्हीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों और गड्ढों से भरी सड़कों से एक तूफान उठा था जो पटना होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया था। उसी तूफान ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से महरूम कर दिया था। 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज से 2000 किलोमीटर दूर हैदराबाद से आए और बिहार की 5 विधानसभा सीटें जीत ली। उन 5 सीटों में से एक बहादुरगंज की भी थी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ओवैसी के विधायक मोहम्मद अंजार नईम ने दल बदल लिया, पतंग छोड़ी और लालटेन पकड़ लिया। 5 साल बीत गए, अब फिर से चुनाव आ गए हैं। हवा का रुख भांपने हम बहादुरगंज पहुंच गए। पकौड़े यहाँ तले जा रहे हैं, लोग चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं और पूरी तरीके से आप देखिए कि यहाँ चाय और पकौड़े और इसी के साथ फिर राजनीतिक बातें। क्या नाम है चाचा आपका? मुजीबुर रहमान। तो आप भी चाय और पकौड़े खाने आए हैं? जी। बरसात बहुत ज्यादा हो रही है। बरसात हो रही है। क्या दिक्कतें हो रही है? हम देख रहे हैं सड़कें तो बड़ी खराब है आपके इलाके की, ऐसा क्यों? ऐसा आप क्या किया, बारिश की वजह से तो होता ही है ऐसा, बारिश की वजह से होता है। नहीं आते? कहाँ कोई आते हैं। पिछली बार तो आप लोगों ने पतंग को जिताया था। हाँ, जिताए थे। आपने भी ओवैसी साहब पे भरोसा किया था। क्या करेंगे, क्या करेंगे तो। कहाँ गए वो फिर? वो भाग गए हैं। अगर ओवैसी साहब आएंगे अब दोबारा से और वोट मांगेंगे कि भाई ये हमारा नया कैंडिडेट अब है, तो भरोसा करेंगे आप उस पर? करेंगे भरोसा करेंगे। तेजस्वी और राहुल गांधी आएंगे, कहेंगे हमारा कैंडिडेट है, तब आप सोच समझ के काम करेंगे ना। बीजेपी को हराना चाहते हैं? नहीं, वो बात नहीं है। और चाचा आपने क्या किया था? आपने भी पतंग को ही वोट दिया था पहले? हाँ। पिछली बार किसको वोट किए थे? अब की बार तो मैनिफेस्टो अच्छा लगता है हमको, इसका प्रशांत का। प्रशांत किशोर बढ़िया लगता है। क्या बातें की उन्होंने? नहीं, ऐसे गए थे सुनने के लिए, हम तो सुने, उतना तो याद नहीं है। अच्छा, तो उसकी बातें सही लगी? ऐसे सही लगा प्रशांत किशोर की। हाँ, वो तो अब जब ये होगा इलेक्शन का टाइम होगा उस वक्त
जो मूड बनाएगा 10 आदमी वही करेंगे। पिछली बार जैसे आप लोगों ने एमआईएम को वोट दिया था, तो इस बार ओवैसी साहब वो तो विश्वासघात किया। कौन? एमआईएम किया या विधायक किया है? हाँ वही उसी का विधायक किया ना, तो पार्टी वही हुआ ना। इस बार तो महागठबंधन चलेगा। महागठबंधन, मुस्लिम वोटर सब। बहादुरगंज जो है, आपको लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो हाँ इस बार गलती नहीं करेगा। अगला बार एमआईएम को देकर के गलती किया था, इस बार महागठबंधन को देगा। हाँ, आप क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका, बताओ। मकसूद आलम। वोट है? वोट है। अच्छा, तो क्या कौन पसंद है? अवैसी। ओवैसी? अवैसी किसी को भी कैंडिडेट बनाए हो? किसी को भी बना दे, वो अवैसी चाहिए। बात खत्म। ओवैसी साहब, आदम अवैसी। उसके विधायक भाग जाते हैं। उसके विधायक भाग जाते हैं। बेटा 4 है, अगर कोई खराब हो जाए तो उसका जिम्मेवारी हम थोड़ी लेंगे। बेटा मेरा अगर खराब हो जाएगा उसका जिम्मेवारी तो हम नहीं ले पाएंगे। 5 में से 4 बेटा है मेरा, 4 बेटा से 1 बेटा चोर निकल जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? लेकिन 5 में से 4 भाग गए। भाग गया तो भाग गया, फिर आएगा। 4 भाई भागा है, 24 आएगा। महागठबंधन कहते हैं ना भाई, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की पार्टी मिलकर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अवैसी चाहिए। यहाँ बात खत्म है एकदम। प्रशांत किशोर कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ अवैसी चाहिए, इतना कुछ नहीं। बहादुरगंज सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां अब तक 16 चुनाव हुए, जिनमें से अब तक 10 बार कांग्रेस का विधायक चुना गया। लेकिन 2020 का चुनाव बिल्कुल अलग था। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के मोहम्मद अंजार नईम को कुल 85,855 वोट मिले। दूसरे नंबर पर एनडीए सपोर्टेड वीआईपी के लखनलाल पंडित को 40,640 वोट मिले। 4 बार के पूर्व विधायक कांग्रेस तौसीफ आलम को केवल 29,818 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। बहादुरगंज के सिटिंग एमएलए मोहम्मद अंजार नईम अब आरजेडी में है। कांग्रेस के एक्स एमएलए तौसीफ आलम ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ज्वाइन कर ली है। बहादुरगंज की जनता जहां थी वहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं बहादुरगंज के, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए सर। जी वसीकुर रहमान नाम हुआ मेरा। उस बार जो 2020 में जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, वो इसलिए जीता, यहाँ का मीम से जो कैंडिडेट जीता, बदलाव का लहर था और बदलाव होना था। जितने भी लोग थे चाह रहे थे कि इसी पार्टी को इस बार जिता दिया जाए। ये बताएं कि अब क्या माहौल है? क्या जिस तरह से 2020 में एक माहौल बना था पूरे इलाके में, भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार आ रहे थे, प्रचार किया उन्होंने और एक प्रभाव दिखा, जमीन पर जीते भी उनके 5 विधायक, 4 वहां चले गए, अख्तरुल ईमान साहब यहाँ यहीं रह गए। तो इस बार क्या है माहौल? माहौल इस बार सबसे ज्यादा है कि एनडीए को मात देने के लिए इंडिया को ही लाना पड़ेगा, तभी कोई बात हो सकती है। वरना भरोसा नहीं है क्या? या कोई भी जनस्वराज जितने भी पार्टियां अगर इस वोट बटा तो हम लोग बढ़ जाएंगे, और हम लोग बटे तो हम लोग कट जाएंगे। मेरा नाम शम्स तबरेज जी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, दुकान। कोई फैक्टर नहीं है अभी एमआईएम का, इससे पहले था, अभी वो इतना नहीं है वो सब। जी मेरा नाम मोहम्मद हाफिज अबुल हसन रजा है। क्या करते हैं आप? कोचिंग चलाते हैं मकतब अपने गांव में। अच्छा, आप मतलब दीनी तालीम आप देते हैं? जी इस्लामी। जी। क्या विचार कर ये कर रहे हैं कि अब की बार जिन्हें दें वोट डालें तो अच्छे से अच्छे काम करें। अब ये लोग आते हैं उनके नाम पे, हम लोग उनको देख के दे रहे हैं, बाद में पार्टी बदल देते हैं। आपने वोट दिया ओवैसी साहब का चेहरा देखकर, आप ये कह रहे हैं? जी। इन्होंने पार्टी बदल दी। ईमानदार आदमी हो, हक बोलते हैं। हम मुसलमानों के लिए, सभी लोगों के लिए बोलते हैं, जो जायज है वो खुल के बोलते हैं। अगर इस बार वो किसी और को खड़ा करेंगे तो उनको वोट देंगे या कुछ और सोच रहे हैं? जिनको अगर टिकट मिले उनके तरफ से, उनको भी देखना चाहिए कि कैसा आदमी है। जिनको हम वोट डाल रहे हैं, कम से कम उनका क्वालिटी भी देखना चाहिए, कैसा आदमी है नहीं है। जी मेरा नाम हुआ अबरार राही। अबरार राही साहब जी। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, मेडिसिन का होलसेल। ये नाराज तो आज हम 70 साल से हैं, क्योंकि नाराजगी अभी तक हमारी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी ये गड्ढा है यहाँ पे। आप पूरे आज तो फिर भी ठीक है, कल अगर आ जाते आप तो यहाँ पे तालाब जैसा बना हुआ था पूरे रोड में। क्योंकि यहाँ पे हमें ना नेता नहीं मिला है। जो नेता होता है ना वो मिला ही नहीं है अब तक। नेता के अंदर लीडर होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए, वो है नहीं, टैलेंटेड होना चाहिए। जो नेता का जो फुल फॉर्म होता है वो कुछ किसी नेता के अंदर दिखाई नहीं। हम बता दी जी, किसी नेता के अंदर दिखाई नहीं। वो हम खोज रहे हैं अभी कि कोई एक
नेता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जनाधार जो है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस अगर किसी अच्छे लीडर को, अगर नेता को अगर टिकट देती है तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। बहादुरगंज पर मोदी की पार्टी की भी नजर है। यहां से एक बार 1995 में बीजेपी का विधायक रह चुका है। इस सीट पर जेडीयू की भी नजर है, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट होने के कारण उसे ये सीट अपने लिए सही लग रही है। वीआईपी पार्टी इस बार आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन में ओवैसी यहां से फिर कैंडिडेट उतारेंगे, इसीलिए मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। पहला कोण एनडीए का, दूसरा कोण महागठबंधन का और तीसरा कोण एआईएमआईएम का। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी क्या यहां कोई इंपैक्ट डाल पाएगी? ये हमने सीधे वोटर्स से पूछा। शब्बीर आलम। आप क्या करते हैं? किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। कोई रोड बना ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, तो कैसे काम करेंगे? अभी एसआर चल रहा है, हमारा 2 लड़के का नाम कट गया है। हमारा जबकि 2003 का वोटर लिस्ट मांगा, वो भी हम दिए। कि आप सब कुछ चेक किए तो 2 लड़के का नाम ही नहीं है, एक बहू का नाम नहीं है। तो क्या मन में क्या है इस बार? इस बार बदलाव का ये है, बदलेगा। किससे? किसको चाहते हैं? आईएमएम को नहीं देंगे ये सब इस बार। नहीं देंगे? हाँ, पिछली बार दिया था। हाँ पिछली बार दिए थे, इस बार नहीं देंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कमरुल हसन। मोहम्मद कमरुल हसन साहब, आप क्या करते हैं? मेरा दिल्ली में कारोबार है। अच्छा, दिल्ली में तो आप घूमने आए? लेकिन मेरा नेटिव एरिया यही है, होम टाउन यही है। वोट है यहाँ? बिल्कुल है। यहाँ हम लिमिट में है, हम दो हमारे दो, चाहे तो इनको दो या तो उनको दो, नहीं तो गाली दो करके इन्हीं को दो। अभी जो है एनडीए का या महागठबंधन का, लोगों को हम दो हमारे दो कहने का सब मतलब है कि यही 2 पार्टी। लेकिन यह है कि और भी कोई पार्टी कल को यही भाई कोई पार्टी बना ले, हम ही पार्टी बना ले या हम ही आ जाए, तो इसके अलावा 2 के अलावा भी तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, चौथा ऑप्शन होना चाहिए। एहतसाम सिद्दीकी है, कुछ नहीं है यहाँ, टोटली भ्रष्ट है। तो मन में क्या है इस बार? किसको वोट, युवा किसको करेगा बहादुरगंज का? भाई आप सोच रहे हैं कि भाई ये सीट शुरू से परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है। अगर कांग्रेस बढ़िया उम्मीदवार यहाँ से देती है, अगर अच्छा उम्मीदवार हो तो यहाँ से संभावना है कि जीत जाएगी यहाँ से। वसीम अख्तर जी, वसीम अख्तर नाम। क्या करते हैं आप? नेता है आप भी? नहीं, ये सेंट्रल सरकार और बिहार सरकार से पीड़ित एक बेरोजगार हूँ मैं। अच्छा, बेरोजगार हैं आप? जी, क्योंकि डिग्री है, हम लोग डिग्री लेके दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल। बीटेक किए हैं हम, मैकेनिकल टीचर। अच्छा, इंजीनियरिंग की है? जी। तो कहीं नौकरी नहीं मिली? नहीं, नौकरी प्राइवेट तो है, लेकिन अगर हम सब यहाँ से पलायन कर जाएं तो फिर मेरा क्षेत्र में रहेगा कौन? इस बार भी नौजवान के साथ साथ पूरा 52 विधानसभा इस बात का गुहार लगा रहा है, सब दोनों पार्टियों से, दोनों गठबंधनों से यही गुहार लगा रहा है कि किसी नौजवान को दीजिए, हम आपके साथ। बिहार में चल रहे एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट किशनगंज जिले में कटे। वजह चाहे जो हो, बहादुरगंज के कई मुसलमानों के भी वोट कटे हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शौहर का नाम आया तो बीवी का नाम कट गया, बीवी का नाम जुड़ा तो बेटे का नाम कट गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसी एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जो सीमांचल के इस पार्ट में भी पहुंचेगी। सवाल है कि उसका असर कितना होगा। क्या नाम है चाचा पूरा? अब्दुल गनी। पिछली बार हाँ पतंग को दिया, लेकिन पतंग तो दूसरी जगह चली गई थी। फिर मतलब वो विधायक कहीं और चले गए? विधायक चले गए। हाँ, विधायक चले गए। यहाँ अभी मसला टेढ़ा है। क्या? बता दो। हाँ? बता दो क्या टेढ़ा है। अगर यहाँ अगला बार एमआईएम को वोट दिया गया था, विधायक चुना गया था, वो भाग गया, फिर आरजेडी में चुने तो हो सकता है वो फिर और किसी में भाग जाए। बहुत सोचने की बात है। अभी आरजेडी से भी भाग जाएगा, कांग्रेस से भी भाग जाएगा। कोई उन लोगों का विश्वास नहीं है अब। तो नीतीश जी पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं अब आप लोग? पहले तो नीतीश जी को वोट देते थे ना, दिया है ना? नीतीश जी हाँ हाँ दिया है वोट। हाँ दिया है। अब क्या हो गया? वो भी तो दल बदलू है। अच्छा, नीतीश भी तो दल बदलू है। मोहम्मद तस्लीम साहब, तो क्या चर्चा हो रही थी अभी? कह रहे कि 2,500 रुपए मिल रहे। 2,000 रुपया कांग्रेस महागठबंधन सरकार अगर जीतेगा तो देगा वो। तो आप भी पतंग पर दिए थे? पतंग नहीं देंगे इस बार। इतनी नाराजगी क्यों हो गई? पतंग वाला बिक्री हो जाता तो देंगे क्या है?
पार्टी को देंगे, चाहे जो पार्टी हो, महागठबंधन हो या और पार्टी हो, पार्टी को देंगे वोट। वो भी तो पार्टी है। वो पतंग का पार्टी का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, वो बिक जाता है पार्टी, मगर कैंडिडेट बिक जाता है। वो मंजर आलम। पिछली बार किसको वोट दिए थे? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। जीती तो पतंग थी। नहीं, हम कांग्रेस को दिए। अच्छा, आप कांग्रेस को ही देते हैं? हम कांग्रेस को देते हैं, पार्टी को देते हैं हम। अच्छा, और इस बार वही पार्टी को देंगे हम। एमआईएम नहीं? नहीं, एमआईएम नहीं। हिंदू हो या मुसलमान, बिहार का वोटर पॉलिटिक्स खूब समझता है। बिहार में कहते हैं कि 5 साल का बच्चा भी जैसे जैसे होश संभालता है वो राजनीति समझने लगता है। बहादुरगंज में चाहे जिससे बात कर लें, चाहे गांव देहात की तरफ चले जाएं, पॉलिटिक्स सब समझते हैं और उसका एनालिसिस भी कर देते हैं। सीमांचल के 4 जिलों में वैसे तो कुल 24 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन कुछ ही सीटों का सैंपल सीमांचल के असली मिजाज को बता देता है। और बहादुरगंज एक ऐसी ही सीट है। यहां का मुसलमान जो तय करेगा उसका असर बिहार के सियासत से लेकर दिल्ली के 2029 के लोकसभा चुनाव तक दिखाई देगा। मतलब ये कि यहां के मतदाताओं की निगाह में पटना से लेकर दिल्ली तक का जमाना है। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिसको जमाना बना गया।